हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स पेपर डिस्कशंस। फिजिक्स विज्ञान से मैं संजीव कुमार झा आज नीट 2022 का फिजिक्स का पेपर डिस्कशन करेंगे एंड साथ साथ इसकी एनालाइज भी करेंगे। एंड हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नीट का जो फिजिक्स का पेपर है उसमें ट्रेंड किस तरह का है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसकी पूरी एनालिसिस हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस आपका EMI से है एंड ये एक सिंपल क्वेश्चंस है जिसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड 1 मीटर जिसकी रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम एंड इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। If the plane of the loop is perpendicular to the directions of the magnetic field, the magnetic flux through the loop is। तो अब देखें तो यहाँ पर देखिए, अगर ये स्क्वायर लूप है एंड अगर इसकी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शंस में है एंड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में, इसका मतलब थीटा 0 है। लेकिन अगर आपका ये लूप है एंड मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के पैरेलल है एंड ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शंस में है, तो ऐसे केसेस में एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा 90 डिग्री है, तो इस केसेस में फ्लक्स 0 हो जाएगा एंड इस केसेस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम होगा। अब अगर इस क्वेश्चंस में देखें तो फ्लक्स का जनरल जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं दैट इज BA cos थीटा। एंड क्वेश्चंस में आपको ये केसेस है कि लूप मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शंस में, इसका मतलब थीटा 0 होगा, यानी कि सिंपली BA करना है एंड cos 0 का 1 थीटा 0 है यहाँ पर। अब इसमें B और A दिया हुआ है, उसकी वैल्यू फिट कर दीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला एंड स्क्वायर की साइड 1 मीटर है, तो एरिया 1 स्क्वायर ही रह गया, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 0.5 वेबर। तो 0.5 वेबर इसका करेक्ट आंसर हो गया एंड ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं था, आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। When light propagates through a material of medium relative permeability epsilon r and mu r, the velocity of light v is given by। इस ऑप्शन में से कौन सा दिया जाएगा? तो इन जनरल देखें तो स्पेस, फ्री स्पेस में, यानी कि एयर में जो वेलोसिटी होता है वो 1 म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट होता है एंड इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से लेते हैं। लेकिन किसी दूसरे मीडियम में 1 म्यू एंड एप्सिलॉन का रूट लेते हैं एंड इसको 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन म्यू नॉट एंड म्यू आर, यहाँ पर म्यू नॉट एंड म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर का रूट ले सकते हैं एंड यहाँ पर 1/म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट के बदले में C लिख सकते हैं, तो ये आपका C/म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर का रूट आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स का क्वेश्चन है। Frequency mu and mu/2 are incident on the photoelectric metal. Their stopping potential is Vs/2 and Vs। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में यूजुअली देखें तो अगर ये मेटल्स का प्लेट्स हैं एंड इस पर लाइट को फॉल कराते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शंस होता है एंड अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी h nu है एंड इसका वर्क फंक्शन फाई है,
वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसिडेंट लाइट का एक पार्ट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शंस को ओवरकम करने में लग जाएगा एंड जो रेस्ट बचेगा वो इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पर के ई मैक्स को आप लिखते हैं के ई मैक्स इजकल टू एच न्यू एंड -5 ऐसा लिखते हैं। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल्स के कंसेप्ट को अगर ऐड कर दें तो ई वी नॉट इजकल टू आप एच न्यू एंड -5 लिख सकते हैं। इसका मतलब वी नॉट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल विच स्टॉप्स ऑल द करेंट्स। तो ये ई वी नॉट लिख सकते हैं इसके बेसिस पर। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को अगर क्वेश्चंस में डाले देखें तो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बाई 2 है। तो इसके बेसिस पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ई वी एस बाई 2 इजकल टू एच न्यू एंड -5। एंड फिर कह रहा है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बाई 2 है, म्यू बाई 2 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस है। तो यहाँ पर ई वी एस इजकल टू एच न्यू बाई 2 एंड -5 होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो करेक्ट है, इसलिए कि अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एच न्यू है तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये है। एंड अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ये है जो कि इसका हाफ है, तो अगर हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को कम करेंगे तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन इसने इसको डबल कर दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो सिंटैक्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को कम करेंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी, लेकिन ये बढ़ता हुआ दिखा रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चंस का सिंटैक्स करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। दिस इज नॉट पॉसिबल कि अगर आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को कम करोगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी बढ़ जाएगी, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये उल्टा होना चाहिए। इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। नेक्स्ट देखिए कि स्फेरिकल बॉल इज ये आपका फ्लूइड का क्वेश्चंस है। A spherical ball is dropped in long column of highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represents the speed of the ball as a function of the time. तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चंस है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल है तो इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है, इस पर एक विस्कस फोर्स लग रहा है एंड अपथ्रस्ट लग रहा है। इसमें अगर देखेंगे तो जो अपथ्रस्ट है एंड वेट है ये वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। लेकिन जो विस्कस फोर्स है सिर्फ यही वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है, यानी कि 6 पाई ईटा आर वी लिखते हैं हम इसको। तो इनिशियली अगर देखेंगे तो वेट की वैल्यू ज्यादा होगी इस दोनों से, क्योंकि ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है एंड अपथ्रस्ट एंड वेट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो स्टार्टिंग में आपका वेट ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, इन स्टार्टिंग वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा अब विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अल्टीमेटली एक सिचुएशन आएगा जिसमें विस्कस फोर्स एंड अपथ्रस्ट का जो सम है वो वेट के बराबर हो जाएगा। तो उस केसेस में इस पर उस सिचुएशन में इस पर एफ नेट जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एंड उस कांस्टेंट वेलोसिटी को आप टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी है। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है एंड टर्मिनल वेलोसिटी पर जाके कांस्टेंट हो रहा है। तो इसके बेसिस पर अगर आपको ग्राफ इसमें चूज करना हो तो देखिए कि यहाँ पर ए जो है वो स्ट्रेट लाइन है, ये ए है एंड ये वाली ग्राफ बी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका बी नंबर का है जहां पर कांस्टेंट को दिखा रहा है ये।
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है एंड फाइनली ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेगा जहां पर वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है कि स्टेटमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस है। ये कह रहा है कि बायट-सावर्त लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनेटेसिमल करंट एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं, अगर देखें, अगर ये सपोज करिए कि स्ट्रेट लाइन है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि ये डीएल है और इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है एंड इससे आर डिस्टेंस थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल, तो इसको आप म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा है वो सिर्फ इस करंट एलिमेंट के लिए लिखा है हमने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें करेक्ट लग रहा है। अब स्टेटमेंट 2 में अगर आएंगे तो बायट-सावर्त लॉ इज एनालॉगस ऑफ द कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q with the former being related to the field produced by a scalar source ideal while the latter being produced by a vector source। तो यहां पर अगर देखेंगे तो करंट एलिमेंट जो आप करंट एलिमेंट ले रहे हैं उसको अगर आई डी एल से रिप्रेजेंट करें तो ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसकी डायरेक्शन सेम एज द करंट एट दैट पॉइंट होता है। जैसे अगर सपोज करिए कि आप इस तरह का लूप ले रहे हैं एंड यहाँ पर अगर आपने डीएल लिया है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर अगर लेंगे डीएल तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इसका मतलब जो आईडीएल है वो स्केलर नहीं है, वो वेक्टर है एंड करंट एलिमेंट की डायरेक्शंस सेम एज द करंट एट द पॉइंट होगा। तो ये जो कह रहे हैं कि ये बायट-सावर्त लॉ इज द एनालॉगस ऑफ द कूलम्स लॉ एंड बायट-सावर्त लॉ इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये हमारा सही हो सकता है। नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है एंड रेसिस्टेंस का टेम्परेचर से क्या रिलेशंस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो अगर आप देखें तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेसिस्टेंस लिखते हैं दैट इज द आर नॉट एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ऐसा लिखते हैं एंड अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी कि यूनिट टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसा चेंज होता है, दैट इज द अल्फा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो अल्फा पॉजिटिव होता है और कंडक्टर ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा फॉर द कंडक्टर, लेकिन अल्फा निगेटिव होता है फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये इसके लिए ये निगेटिव होता है। इसका मतलब इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अब इसके बेसिस पर देखें कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the electric resistance increases for both conductor and semiconductor, तो ये गलत हो जाएगा। decreases for both conductor and semiconductor, ये भी गलत हो गया। increases for conductors but decreases for semiconductor, तो ये यहाँ से आपको बिल्कुल सही लग रहा है ये। एंड डिक्रीज फॉर कंडक्टर बट इंक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर, तो ये उल्टा है, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन इसके बेसिस पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। टू रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम एंड
200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm and 200 ohm is given as. तो अगर देखें यहाँ पर कह रहा है कि दो रेसिस्टेंस है, मान लीजिए ये R1 100 ओम का है एंड ये R2 200 ओम का है एंड यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज है V। तो अगर ये पैरेलल में है तो ये इस रेसिस्टेंस को भी V वोल्टेज मिल रहा है, R2 को भी V वोल्टेज मिल रहा है। तो अगर आप पैरेलल में पावर को लिखने की कोशिश करें तो दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V सेम है, इसका मतलब पावर जो है यहाँ पर 1 बाय रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर P1 और P2 लिखें तो ये 1 R1 अपन R2 हो जाएगा एंड R2 हमारा 200 है एंड R1 100 है, तो ये सिंपली 2 या 2:1 बोल सकते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं था, सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये लॉजिक गेट से रिलेटेड है एंड लॉजिक गेट्स में अगर आपका ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये फॉरवर्ड वाइस होता है एंड इसके रिवर्स अगर कर देंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो रिवर्स वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें ये आपका पी टैप है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर ये डायोड फॉरवर्ड वाइस में है एंड दिस इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड वाइस। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये तो फॉरवर्ड वाइस में है लेकिन ये रिवर्स वाइस में है क्योंकि P आपका लोअर पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर ये आपका रिवर्स वाइस में है एंड फिर से अगर देखें तो ये आपका निगेटिव एंड पॉजिटिव है, तो आपका ये फिर से जो है फॉरवर्ड वाइस हो गया। पॉजिटिव इधर है तो आप इसको इसी तरह से बना लो, इधर से डायग्राम, तो ये फॉरवर्ड वाइस में है एंड दिस इज ऑल्सो इन फॉरवर्ड वाइस। तो आपका अगर देखेंगे तो फर्स्ट फिगर फॉरवर्ड वाइस में है एंड लास्ट फिगर जो है फॉरवर्ड वाइस में है एंड ये रिवर्स वाइस में है, दिस इज इन रिवर्स वाइस। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन द गिवन सर्किट एबीसी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शंस आर इक्वल इन। अब अगर देखेंगे तो अगर ये दोनों सिमिलर गेट्स है तो यहाँ पर इसकी रेसिस्टेंस R एंड इसकी रेसिस्टेंस R लेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। इसके पास भी V/2 वोल्टेज होगा एंड इसके पास भी V/2 वोल्टेज होगा। तो क्वेश्चन में द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पीएन जंक्शंस आर इक्वल, तो फर्स्ट केसेस में इक्वल होगा क्योंकि दोनों की रेसिस्टेंस को हम सेम ले लिए हैं एंड सीरीज में है तो V जो है ना वो इक्वली डिवाइड होगा। चूंकि ये रिवर्स वाइस में है तो यहाँ पर ये लागू नहीं हुआ। इसमें भी जो अगर रेसिस्टेंस दोनों का सेम ले लें तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो इक्वली होगा। इसका मतलब ए एंड सी करेक्ट होना चाहिए, इसमें ए एंड सी करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, the peak voltage of the source is equal to, तो अगर देखेंगे तो आप फार्मूला लिखते हैं V RMS is equal to V नॉट अपॉन √2। तो जो पीक वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स द RMS वोल्टेज। तो √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स, ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिकल कुछ नहीं है, ये फार्मूला है ओनली। आगे बढ़िए, the displacement time graph of two moving particles making 30 degree and 45 degree with the x-axis,
द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है, एंड स्लोप को आप लिखते हो टेन थीटा से, जहां पर थीटा इज द एंगल विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो 30 डिग्री, पहला 30 डिग्री है, तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को हम v1 लिख देते हैं, इसकी वेलोसिटी को v2 लिख देते हैं, तो आपका जो v1 है दैट विल बी इक्वल टू 1030 एंड जो v2 है दैट विल बी 1045। एंड इससे अगर आप v1 एंड v2 का रेशियो निकालें तो v1 अपन v2 का रेशियो 1030 डिवाइडेड बाय 1045 एंड 1031 बाय रूट 3 एंड इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो v1 अपन v2 का रेशियो 1:3 हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केसेस में। नेक्स्ट देखते हैं। एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपका अगर देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या लाइंस ऑफ फोर्स होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है। एंड अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईपीएस एंड वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जीरो होता है। अब सपोज करिए कि ये करेक्ट आंसर तो ठीक है कि ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो होगा क्या? जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और डायरेक्शंस में है, ये थीटा एंगल पर है, तो इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट ई कॉस थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शंस में कंपोनेंट ई साइन थीटा हो जाएगा। अब ये ई साइन थीटा प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब अगर हम दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन डी लेकर के अगर इसे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, जबकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा क्योंकि सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होकर के किसी एंगल पर होगा तो प्लेन के पैरेलल एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसका मतलब उस केसेस में चार्ज को मूव करने के लिए वर्क डन भी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपका ई ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ई साइन थीटा जीरो होगा और ई साइन थीटा को जैसे ही हम जीरो लेंगे तो थीटा जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगा। इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड है। ml t minus 2 एंड a minus 2, ये यहां पर करंट के लिए है। तो अगर ऑप्शंस देखें तो एक इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाली है, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप जैसे सपोज करिए कि इस वायर में एंड इस वायर में I1 एंड I2 करंट फ्लो कर रहा हो एंड इसके बीच का सेपरेशन D हो, तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स ये दोनों करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एंड यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू म्यू नॉट अपन 4 पाई 2 I1 I2 अपन D होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डायमेंशनली आप L और D को कैंसिल कर सकते हो, तो F अपन I स्क्वायर आपका म्यू नॉट हो गया, यानी कि परमिटिविटी हो गई, और F का आपको पता है कि दैट इज द MLT -2
एंड एम्पियर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये मैच कर जाएगा, इसका मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी का ये डायमेंशंस ले रहा है। देखिए आपको फिर से देखते हैं कि यहाँ पर 3 ऑप्शन मैग्नेटिक इफेक्ट से है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला जो फॉर्मूला है उसी में से किसी को रिलेट करिए तो मेरे के से आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। इफ ए सॉफ्ट बबल एक्सपेंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, अगर देखें अगर इसकी रेडियस r है एंड ये सॉफ्ट बबल है एंड इसके अंदर का प्रेशर P1 एंड बाहर का प्रेशर P2 है, तो आप P1 माइनस P2 इक्वल टू 4s/r लिखते हैं। एंड ये कह रहा है कि इफ सब बबल एक्सपेंड्स, इसका मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज करेगा श्योरली, तो इनसाइड प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर इनसाइड द बबल डिक्रीजेस। ये फॉर्मूला बेस्ट है, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़िए। इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड है। द एनर्जी दैट विल बी रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो आप पावर को एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एंड पावर 100 किलोवाट है, दिस इज 100 इंटू 10⁻³ एंड वाट को आप जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, तो ये जूल पर सेकेंड हो गया। एंड यहाँ पर 1 आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो जूल में आ जाएगा। तो 3 to 5 to 7, तो ये 36 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 जूल आ गया। अब इसके बेसिस पर देखें अगर, तो 36 इंटू 10⁻7 जूल ये डायरेक्ट है, तो 14th इसकी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट, if half wave rectifications, if the input frequency is 60 Hz, then the output frequency will be हाफ वेव रेक्टिफिकेशंस का अगर आप रिकॉल करें, ये मान लीजिए इनपुट है, तो यहाँ पर ये एब्सेंट है, इसके इक्विवेलेंट एब्सेंस है, और फिर यहाँ पर नहीं है। तो अगर देखें तो यहाँ पर ये इस साइकिल के इक्विवेलेंट ये भी एक साइकिल है जिसमें ये वाला पोर्शन एब्सेंट है, ये वाला पोर्शन एब्सेंट है, लेकिन वन साइकिल यानी कि वन टाइम पीरियड में ये यहाँ पर भी वन टाइम पीरियड आ रहा है एंड ये भी वन टाइम पीरियड आ रहा है। इसका मतलब इस केसेस में आपकी फ्रीक्वेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होगा, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर को देखोगे तो फुल वेव रेक्टिफायर में अब इसकी वन साइकिल यहाँ पर 2 साइकिल के इक्विवेलेंट हो गया, तो टाइम पीरियड हाफ हो गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f0 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f0 हो जाएगा। इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, इनपुट आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस है एंड सिंपल सा क्वेश्चंस है कि ये कह रहा है कि 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू टू एंड्स ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रॉड इज ऑफ नेग्लिजिबल मास। आपके रॉड का मास नहीं दिया हुआ है, मीन्स ये कह रहा है कि सपोज करिए कि इसकी मास 10 kg है एंड ये एक रॉड से कनेक्टेड है एंड इसकी मास 20 kg है एंड ये वाला सेपरेशन जो है वो 10 मीटर है। तो इसके सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। अब अगर देखें तो सेंटर ऑफ मास के लिए आप फार्मूला यूज करते हैं m1 x1
plus m2 x2 and whole divided by m1 plus m2। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं एंड ये आपका एक्स एक्सिस है। तो अब अगर यहाँ पर लिखेंगे तो x सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी 10 एंड डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20, तो ये 30 आ गया। तो दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 30, तो ये 20/3 आ गया। एंड डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg फाइंड करना है, तो आप 10 kg से ही डिस्टेंस फाइंड किए है। अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो हमने ये x फाइंड किया है, तो दैट इज 20/3 मीटर। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है और इसमें ये मेमोरी बेस्ड हो सकता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको मेमोरी में लेना है, लेकिन आप स्पेक्ट्रम का एक रफ आइडिया रखेंगे तो उससे भी हो जाएगा। जैसे आपका जो रेडियो वेव्स है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो श्योरली रेडियो वेव होगा, यानी कि ए ऑप्शन से यहाँ पर आ जाएगी। 10⁻² मीटर है, तो ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। एक्सरे छोटा होता है, एक्सरे बहुत छोटा होता है, तो लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर अगर भूल गए हैं तो आप चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्सरे का रेंज दिया है 10⁻⁻10 एंड 10⁻10 तक, ये रेंज दे रहा है एक्सरे का। तो यहाँ पर अगर देखें तो एक्सरे 10⁻⁻10 ले सकते हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। दिस इज डी। उसी तरह से आप चार्ट में माइक्रोवेव का देख लो, कहाँ पर है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव 10⁻⁻3 10⁻⁻2 के आसपास है। तो यहाँ पर सॉरी 10⁻⁻2 है, तो ये बी हो जाएगा इसकी। एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये आपका बी ऑप्शन है। दिस इज योर बी। एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस अगर देखें तो इंफ्रारेड 10⁻⁻5 10⁻⁻4 के आसपास है। तो इसके बेसिस पर आप 10⁻⁻4 मीटर्स वो करेक्ट है। तो ये सी का जो है ये 4 हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, इसमें ए का 2 है, तो ए का 2 हो गया एंड बी का 3rd हो गया एंड सी का 4 हो गया एंड डी का 1 हो गया। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप ऐसे एक्यूरेट लर्न रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, या लर्न रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया रख सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। An electric lift with a maximum load of 2000 kg lift plus passenger is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion of is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to lift. तो अगर हम यहाँ पर देखें, लेट ये हमारा लिफ्ट है एंड इसमें जो पैसेंजर है उसके साथ इसकी जो मास गिवन है दैट इज 2000 kg एंड यहाँ पर mg फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है एंड यहाँ पर फ्रिक्शंस भी लग रहा है एंड मोशन अगर इस डायरेक्शंस में होगा, जैसे v इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड्स है, तो आपका वेलोसिटी की अपोजिट जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन की वैल्यू
यहाँ पर दिया हुआ है 3000 न्यूटन एंड इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, तो एक्चुअल में हमें उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शंस में लगाना पड़ेगा। यानी कि जो फोर्स हमें नीड है वो फ्रिक्शनल फोर्स एंड प्लस वेट, ये दोनों का सम नीड है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एंड पावर इक्वल टू हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी लिखते हैं एंड फोर्स की जगह पर हम mg एंड प्लस f लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20,000, g अगर लगा देंगे तो ये हमारा 20,000 हो गया एंड प्लस 2,000 एंड वेलोसिटी आपका 1.5 है, तो ये कितना हो गया, ये 3 and 2 22, ये 3,000 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो ये आपका 23,000 इंटू 1.5 लिखेंगे। तो अगर देखें तो आपका वाट में ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स 8 फ्रिंजेस इन ए सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट 600 नैनोमीटर इज यूज्ड। अगर वो वेवलेंथ को 400 नैनोमीटर कर देता है तो उसी रीजन में कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनेंगे, ये आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। तो अगर देखें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ये आपका स्लिट विड्थ है, दिस इज योर स्क्रीन विड्थ एंड ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है एंड एक पर्टिकुलर रीजन में मान लीजिए y ले लेते हैं, तो उस रीजन में 8 फ्रिंजेस बन रहे हैं अगर हमने वेवलेंथ को 600 नैनोमीटर यूज किया तो अगर देखेंगे तो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लेमडा डी बाई डी होता है एंड y रीजन में 8th मैक्सिमा मिल रहा है, तो लेमडा 1 डी बाई डी लिख सकते हैं एंड उसी रीजन में नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने मिलेंगे अगर हमने वेवलेंथ को चेंज कर दिया तो ये दोनों इक्वल है। तो अगर देखोगे तो 8 लेमडा 1 इक्वल टू n लेमडा 2 हो गया, d एंड d कैंसिल हो गया क्योंकि सेम रीजन में ले रहे हैं एंड 8 एंड लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है 600 एंड लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है 400, दोनों नैनोमीटर में है, तो ये हमारा n हो गया, ये 00 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस विल बी 12। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स R1 और R2 हैव इक्वल चार्ज। ये फिर से इलेक्ट्रोस्टैट्स पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। द पोटेंशियल विल बी, अगर आप देखें तो एक हॉलो स्फीयर की रेडियस अगर r हो एंड इस पर q चार्जेज हो तो इसकी पोटेंशियल को हम KQ/r लिखते हैं। तो एक की रेडियस r है एंड इक्वल चार्ज है, तो V1 को हम लिखेंगे KQ/R1 एंड V2 को लिखेंगे KQ/R2 एंड R1 ग्रेटर है R2 से, R1 ग्रेटर है R2 से, तो आपका जो V1 है दैट विल बी लेस देन V2। तो पोटेंशियल मोर ऑन बिगर स्फीयर गलत हो गया, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर ये आपका करेक्ट हो गया, इक्वल गलत हो गया, डिपेंडेंट और मटेरियल ये भी गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन इज द करेक्ट।